इंडिया की यंगर जनरेशन पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों नहीं करती है? ये हम लोग हमेशा पॉलिटिकल कन्वर्सेशन से दूर क्यों भागते हैं? इन जनरल हम लोग पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कन्वर्सेशन और पॉलिटिशियंस, इन तीनों को हेट करते हैं। पर क्यों? अंदर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, इसके बावजूद हम लोग एक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ये क्राइसिस जो टाइम टू टाइम ग्रो करता हुआ आया है और लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ क्राइसिस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। संसद में पहुंचने वाले युवा सांसदों की संख्या कम हो गई। सवाल ये है कि संसद में युवा सांसदों की संख्या पर आज इतनी चर्चा। Politics is antagonistic to all these principles. It creates incapability, inefficiency, and corruption, and that is why it has to be rooted out. And we have seen that people using their surnames without any abilities or capabilities to promote themselves in politics. पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको पैसा चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है आपको, जैसा आपने ठीक कहा, जिस नेता को भी आप देखते हैं वो पैसे वाला दिखता है, उसके पास गाड़ी है, ऑफिस है। रीजन डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। इंडिया के करंट पॉलिटिकल सिस्टम में ओनली 6% इज बिलो द एज ऑफ 35। इसका मतलब 94% ऑफ द पॉलिटिशियंस आर अबव द एज ऑफ 35। 88% ऑफ पॉलिटिशियंस आर अबव द एज ऑफ 40। इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की एवरेज एज इज 54, वन ग्रेटर देन द ग्लोबल एवरेज। इसके अलावा जो करंट की कैबिनेट गवर्नमेंट है उसमें कैबिनेट की एवरेज एज इज 60। The youngest member of the cabinet is 43 years old. The eldest member is 70 years. These numbers are enough to realize कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में एक क्राइसिस चल रही है, एक साइलेंट क्राइसिस। इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस धीरे धीरे ग्रो करती हुई जा रही है। अगर देखें हम तो वर्ल्ड स्केल पे भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। ग्लोबल एवरेज एज ऑफ पॉलिटिशियन इज 53, विच इज़ वे मोर देन इट हैज़ टू बी। इसके अलावा 30% of the countries don't have any member under the age of 30 in their lower house. 80% of the countries don't have any member under the age of 30 in their upper house. No country in the world has more than 10% of representation under the age of 30 in any form of the government. इसके अलावा लीडिंग पॉलिटिशियंस भी बुढ़े ही हैं। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लीडिंग पॉलिटिशियंस, लीडर्स सारे अबव द एज ऑफ 50, 60, 70 ही हैं। जो बाइडेन की एज 78 ईयर्स है, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन की एज 58 ईयर्स है, व्लादिमीर पुतिन की एज 69 ईयर्स है, चाइना के प्रेसिडेंट की एज 68 ईयर्स है। तो श्योर हो गई कि वर्ल्ड लेवल पर भी यंग लोगों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कमी है। बट इंडिया की तरह हालत नहीं है। इंडिया की तरह वहाँ पॉलिटिक्स से दूर नहीं भागते हैं, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन से बचते नहीं हैं। इंडिया की तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ऐसा नहीं है वहाँ। पर क्यों? नंबर 1, इंडिया की पॉलिटिक्स में एल्डर्स के एक्सपीरियंस को ओवर वैल्यू कर दिया गया है। क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत ही डायनामिक गेम है, तो ऐसा माना जाता है कि एल्डर्स का एक्सपीरियंस ही काम आएगा। यूथ की एनर्जी के आगे एल्डर के एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यही रीज़न है कि सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी ही नहीं, जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें भी आप मैच्योर्ड और बड़े लोगों का पार्टिसिपेशन देखेंगे। दूसरा रीज़न ये आता है कि इंडिया में लोग रिटायर होते नहीं हैं, उन्हें कराना पड़ता है। लिटरली यही सिचुएशन है। आप देखेंगे कैबिनेट के ज़्यादातर लोग 75-80 तक उनकी एज हो जाती है, वो फिर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म में रन करते रहते हैं। राज्यसभा में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा मोरारजी देसाई जैसे 83 की एज में वो पीएम बने थे। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि हिस्ट्री से लेकर अब तक भी ये सिचुएशन चेंज नहीं हुई है। लोग रिटायर होना नहीं चाहते, और जब तक वो लोग रिटायर नहीं होंगे नई पोजीशंस वैकेंट नहीं होंगी जिन्हें यूथ आगे जाके फिल कर सकें। तीसरा रीज़न आता है कि इंडिया में डायनेस्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्ले की जाती है। एक फैमिली का अगर एक मेंबर एक हायर पोजीशन पर रिप्रेजेंटेटिव बन गया तो वो चाहेगा कि उसी की फैमिली एक्सपेंड करे, वो अपनी ही फैमिली के लोगों को आगे लगवाएगा और उसकी फैमिली की इन जनरल पावर बढ़ेगी। इस वे में वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को बढ़ाने के चक्कर में यूथ को एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। फिर ये निकल के आता है कि लोग इंटरनल पॉलिटिक्स से डरते हैं। देखिए कांग्रेस इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है और डायनेस्टिक रूल भी चलता रहता है, तो यूथ को डर है कि अगर वो घुस भी जाएंगे उस चीज़ में तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक हायरार्की बनी हुई है, उस हायरार्की में अगर वो स्ट्रगल करना पड़ेगा उन्हें, वो अपना नाम नहीं छोड़ पाएंगे। तो इस डर से काफ़ी यूथ इससे ऑप्ट आउट करना ही प्रेफर करती है। रीज़न ये निकल के आता है कि विद इन अ पार्टी सिस्टम लोग एक कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो ज्वाइन भी करते हैं तो जो टॉप लीडरशिप है वो एक एजेड पर्सन की ही होगी। नाउ जब ऐसा होता है तो व्यूज़ के कॉन्फ्लिक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि जो सीनियर मोस्ट लीडर है उसी की बात इन मोस्ट केसेस मानी जाती है। तो ऐसे में यंग लीडर्स इस बात को लेकर के
खुद ही इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं। फिर आता है इलेक्शन की कम्पिटिटिवनेस। देखिए, आप भी एक्सपीरियंस होंगे कि इलेक्शन एक डू और डाई सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में इतने कम्पिटिटिव इलेक्शन के फेज़ में लोग डरते हैं कि आउटकम कहीं ना कहीं उनको ग्रेटली अफेक्ट ना कर दे। इन जनरल केस अगर वो हार गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से वो डरते हैं। इसके अलावा इंडिया में इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाया जा सकता है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक फियर की तरह यूथ को कहीं ना होल्ड बैक करके रखती है। निकल के आता है कि एक पार्टी में भी लोग सीनियर लीडर को ही आगे फेस ऑफ द पार्टी रखते हैं, क्योंकि यंग लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। एज अ वोटर हम लोग सीरियसली नहीं लेते। फ़र्ज़ के तौर पे आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो सीनियर लीडर है उसकी बात को सुनी जाती है और जूनियर को ये कहा जाता है कि अभी एनर्जी वाला तो है, लेकिन क्योंकि नेपोटिज्म या पावर टसल से आया है तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी सीरियसनेस से देखा नहीं जाता। अगला रीज़न आता है कि पार्टीज़ को लेकर के एक अनडेटर्ड लॉयल्टी डिमांड की जाती है। फ़र्ज़ के तौर पे अगर आपके व्यूज़ आपकी पार्टी से नहीं मिलते तो भी आपको उनके डिसीजंस को मानना पड़ता है, वो जैसा कहना है वैसा करना पड़ता है। ये पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा क्रिएट हो गया है कि इसके विदिन डेमोक्रेसी नहीं है और ये बाहर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। तो इस केस में क्रिटिसिज्म को ज़्यादा केसेस में एक्टिवली नहीं लिया जाता, इसको क्रिटिसिज्म को अवॉइड किया जाता है और इस चीज़ से कोई भी दूरी भागेगा। अगला रीज़न ये आता है कि पॉलिटिक्स और करप्शन को एक ही जैसा समझा जाता है कि पॉलिटिक्स मीन्स करप्शन। जब डिक्शनरी में पॉलिटिक्स का मतलब करप्शन ही रह जाता है तो करप्ट सिस्टम से तो हर कोई दूर ही रहना चाहता है, राइट। यही सिनोनिम की वजह से पॉलिटिक्स से हर कोई भागता है, क्योंकि सबको लगता है कि पॉलिटिक्स में घुस के तुम अपने हाथ गंदे किए बिना रह नहीं सकते, तुम्हें करप्ट होना ही पड़ेगा। ये चीज़ मोस्टली लोगों को दूर रखती है कि एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना गया है कि फाइनेंशियली अगर एक बंदा सबको छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन भी कर रहा है तो आसान भाषा में उसका खर्चा कैसे चलेगा। देखो, इसको लेकर के पहले भी डिबेट हुई है कि यही रीज़न है कि 2 ही तरह के लोग ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स, या तो जिन्होंने अपना करियर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर लिया है और / जो वेल्दी हैं, जिनके पास फाइनेंशियली बैकअप है, या फिर क्रिमिनल्स, क्योंकि क्रिमिनल्स दूसरे वेज से मनी अर्न कर लेते हैं। इन दोनों के अलावा पार्टी और तीसरा बंदा टाइप का कोई कैटेगरी का पर्सन ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फाइनेंशियली उसकी फैमिली को स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी। अगला रीज़न आता है माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए। देखिए, माइनॉरिटी ग्रुप्स में एक विजन लेकर चलना पड़ता है। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट विजन। तो जब वो विजन सबड्यू किया जाता है कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, तो ये उन्हें फोर्स कर देता है कि वो विद इन एक रीजन ही फोकस करें। वो अपनी या तो पॉलिटिक्स को अच्छे से गिव अप ही कर दें पूरा, या फिर अगर वो उन्हें पॉलिटिक्स फिर भी करनी है तो वो एक अपने छोटे से एरिया में ही करें और इससे बड़ा ना सोचें, क्योंकि बड़े पे डोमिनेंस पॉलिटिक्स की और जगह से है। अगला रीज़न निकल के आता है पॉलिटिकल डोमिनेंस का। देखिए, एग्जांपल लीजिए कि मेरे ओपिनियंस आज की डेट में किसी पार्टी से मिलते नहीं हैं और मेरे को अपनी एक पार्टी क्रिएट करनी है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे अभी compete करना है। तो आपको क्या मेरे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि मैं इतनी डोमिनेटिंग पार्टीज़ के सामने स्टैंड भी कर पाऊँगा इन द इनिशियल डेज़? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि नेशनल पार्टीज़ की एक इमेज बनी हुई है और ये है कि यही पार्टीज़ हैं, तो एक नए प्लेयर का एमर्ज हो पाना, इंट्रोड्यूस हो पाना इस बड़े स्टेज पर, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है और ऐसे प्रोसेस से हर कोई डरता है। तो उससे बचकर जितना वो चले उतने में उनको फ़ायदा दिखता है। नेक्स्ट रीज़न आता है कि यंग लोगों को पॉलिटिक्स में सिर्फ प्रोपेगेशन के लिए ही रखा जाता है। उनको इलेक्शन के टाइम पे बुलाया जाता है, इलेक्शन के टाइम पे कैंपेनिंग में रखा जाएगा उन्हें, लेकिन कैंपेनिंग के बाद उनके साथ एक यूज़ एंड थ्रो की रिलेशनशिप रखते हैं कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाएगी, कि उनको यूज़ कर लेंगे और उनको फाइनेंशियली जो भी थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी दे देंगे, उससे सीनियर लीडर्स इलेक्शन जीत जाएंगे और उसके बाद यंगर लीडर्स को वहीं छोड़ देंगे। यही रीज़न है कि यूथ फिर ज़्यादा ट्रस्ट करती ही नहीं है, एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है। इसी ट्रस्ट डेफिसिट का बेस्ट एग्जांपल 1977 में देखने को मिलता है, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट द्वारा इमरजेंसी के बाद दोबारा इलेक्शन हुए तो मोरारजी देसाई द्वारा लेड अपोजिशन पार्टी जीती। ना इसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल था, यूथ काफ़ी स्केल तक अफेक्ट हुआ था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की वजह से। तो पूरा रिवॉल्यूशन उनके अगेंस्ट यूथ ने किया, लेकिन हुआ बाद में क्या कि बाद में जब रिजल्ट की बारी आई तो 83 ईयर्स ओल्ड मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया। तो यूथ को उस टाइम पे इस चीज़ को लेकर के भी लगा कि कैसे पूरे रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्वमेंट तो यूथ का था, लेकिन जब बात आती है रिप्रेजेंटेशन करने की तो एक सीनियर लीडर को चुन लिया जाता है। रीज़न ये आता है कि पॉलिटिशियंस बहुत स्क्रूटनाइज्ड होते हैं इस कंट्री में। इसका रीज़न ये है कि एक तो उनके ऊपर बहुत लाइमलाइट होती है और पॉलिटिक्स
वन ऑफ द थिंग है, जैसे बॉलीवुड और क्रिकेट है जिसमें बहुत फेम वाली बात है। तो इतनी स्क्रूटनी से यूथ कभी ना कभी बचना भी चाहता है, क्योंकि एक रीज़न ये आता है कि ऐसे में पर्सनल फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगला रीज़न ये आता है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं ना पॉलिटिक्स के अलावा। हम एक अच्छी एजुकेशन अटेन कर सकते हैं, हम अच्छी जॉब ले सकते हैं, हम जहाँ जॉब चाहें वहाँ ले सकते हैं। तो जब इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है हमारे साथ, तो पॉलिटिक्स में घुस करके गेम को कॉम्प्लिकेट क्यों करना। अब ये सिंपल सी बात लोगों के दिमाग में फंडामेंटल ट्रुथ बन गई है कि यही सोचना चाहिए, और यही सोच वो आगे प्रोसीड करते हैं, यही सोच वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक जनरल परसेप्शन यही बन गया है कि यूथ को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। लास्ट रीज़न ये निकल के आता है कि यूथ एक मिथ में जी रही है। मिथ ये नहीं कि पॉलिटिक्स में वो बिलोंग नहीं करते, मिथ ये कि पॉलिटिक्स उन्हें अफेक्ट नहीं करती। ये एक जनरल परसेप्शन मेरे दिमाग में भी था, और ये टाइम टू टाइम अवेयरनेस के साथ चेंज होता है। बट उस लेवल की अवेयरनेस, उस कैटेगरी की अवेयरनेस ज़्यादा लोग लेना नहीं चाहते, बाय चॉइस वो नहीं करना चाहते ऐसा। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स इज़ दी ओनली थिंग जो आपको, मेरे को, हम सबको अफेक्ट करती है, छोटे स्केल पे बड़े स्केल पे। पॉलिटिकल डिसीजंस वो इकोनॉमिक हो सकते हैं, वो वेलफेयर के हो सकते हैं, एजुकेशन के हो सकते हैं, वो इन जनरल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज हो सकती हैं, ये सबसे ज़्यादा हमें ही इफेक्ट करती हैं। तो ये परसेप्शन जो एक बन गया है जनरल, वो यही लोग फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं आगे ये सेम परसेप्शन। तो एक पूरी चेन बन गई है, और यही रीज़न है कि मेजॉरिटी यूथ सोचती है कि वो पॉलिटिक्स में इसलिए बिलोंग नहीं करते क्योंकि पॉलिटिक्स से वो अफेक्टेड नहीं है, लेकिन ये गलत है। अब आते हैं केस स्टडी पे। एक केस स्टडी ऐसी जिसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है यूथ के डिक्लाइन होने की वजह से। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद के इलेक्शन में 25% यूथ का कंट्रीब्यूशन था। अगले 1957 के इलेक्शन में अब तक का रिकॉर्ड 35% यूथ का पार्टिसिपेशन था। बट ड्यूरिंग द 1970s कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये डिक्लाइन में हो गया एकदम। मैं बात कर रहा हूँ 1975 की नेशनल इमरजेंसी की। इमरजेंसी अगर आप लोगों को जनरली पता हो उस टाइम पे क्या हुआ था, तो जो गवर्नमेंट पावर में थी कांग्रेस की, उसने रिबेल लीडर्स को सबको जेल में डाल दिया था, जितने भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। मीडिया को एकदम चुप कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज को एकदम ब्लैंक पब्लिश किया गया था इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी कर्ब ऑन मीडिया। और यही चला था, एक डोमिनेंस का फेज था, एक डार्क फेज था इंडियन हिस्ट्री में। तो उसके बाद एक लोगों ने ये दिमाग में सेट हो गया कि पॉलिटिक्स से तो दूर ही रहना है। उस पॉइंट पर भी अगर आप उसके बाद के देखते हैं तो इंदिरा गांधी के बाद उन्हीं के बेटे संजय गांधी, राजीव गांधी, ये सभी पॉलिटिक्स के पूरे स्ट्रक्चर को डोमिनेट कर रहे थे। तो जब एक ऐसा फेज आया जिसके बाद से लोगों का परसेप्शन क्रिएट होना चालू हो गया कि पॉलिटिक्स इन लोगों के लिए ही है, कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म और पावर टसल चलता रहता है, कि पॉलिटिक्स में एमर्ज करना बहुत मुश्किल है। 1975 की इमरजेंसी मेरे ख्याल में वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था, जिसने यूथ के कंट्रीब्यूशन को कम तो किया ही, इन जनरल एक फियर क्रिएट कर दिया कि एक डिवाइड बन गया पॉलिटिक्स और यंगस्टर्स में। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, यूथ इज़ इम्पॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, दैट्स इट। यूथ के इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स ने हमें सिर्फ बुरे एग्जाम्पल ही दिए हैं। इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल एक अपने आप में ही यूथ की एनर्जी, उनके पार्टिसिपेशन का ग्रेट एग्जाम्पल है। उस टाइम पे जितने भी लीडर्स थे सब यंग थे, सबने एक चेंज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया और पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। कई लोगों ने पार्टीज़ को ज्वाइन किया, कई लोगों ने रेबल ग्रुप्स बनाए, लेकिन इन जनरल लोग यूनाइट हुए थे, यंगस्टर्स सारे यूनाइट हुए थे। यही रीज़न था कि इंडिपेंडेंस के बाद यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होता रहा। हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, इंडिया लिबरलाइज हो रहा था, वर्ल्ड के साथ अपने आपको ओपन कर रहा था, तो लोगों ने और करियर ऑप्शंस देखने लग गए और पॉलिटिक्स धीरे धीरे कम होता गया। इसके अलावा यूथ के विद इन पॉलिटिक्स ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो साफ दिखाते हैं कि क्यों यूथ इतना ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ 1973-74 के जन आंदोलन की, जो गुजरात में हुआ था। ये आंदोलन पूरा यंगस्टर्स और मिडिल क्लास का आंदोलन था, जिसके अंदर ये वन ऑफ अ काइंड एग्जाम्पल सेट हुआ पूरे वर्ल्ड में, जिसमें एक गवर्नमेंट को पीसफुली फोर्स कर दिया रिज़ाइन करने के लिए। कोई वायलेंस नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, कोई राइट्स नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। बस कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने मार्च करा एक करप्ट और बिजनेस ओरिएंटेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एक बायस्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और उन्हें फोर्स कर दिया कि वो रिज़ाइन करें। नाउ दैट्स द पावर ऑफ यूथ।
आज की डेट में भी 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट के राइज का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यूथ को ही जाता है। अनलाइक कांग्रेस, बीजेपी ने ये गलती नहीं करी है, उन्होंने यूथ लीडर्स को टाइम टू टाइम मौका दिया है। आपको याद है मैंने मेंशन किया था कि कैसे ग्लोबल हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो मैंने जनरल बात बताई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबल एग्जाम्पल से सीख नहीं सकते हैं। एक्सेप्शंस ग्लोबली बहुत सारी राय करती हैं। सेना मेरीन 34 ईयर्स की फिनलैंड की पीएम कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जेसिंदा अर्डर्न जो 39 ईयर्स की न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा नाइब बुकेले जो एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। नाउ दैट एक्सप्लेन्स पार्ट ऑफ द रीज़न कि क्यों एल सल्वाडोर फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसने बिटकॉइन अलाउ कर दिया। और यहाँ हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि कब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आएंगी बिटकॉइन को लेकर के। सो दैट्स द डिफरेंस। इसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ ने अपने अंदर रिफॉर्म्स भी लाए हैं। अगर आप देखेंगे युगांडा, एल सल्वाडोर, इक्वाडोर, तो इन कंट्रीज़ में जो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने की एज है उसे रिड्यूस करके 18 कर दिया। इसके अलावा मोरक्को, केन्या, इवन पाकिस्तान में यूथ के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन है, अलग से रिजर्वेशन है। सिंपल एग्जांपल से यूथ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। फर्स्ट कीजिए कि आपके घर में डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए रूल्स बनाने, तो आपके ग्रैंडफादर अगर ये रूल्स बनाएंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में भी गैप होगा, राइट। और इस अंडरस्टैंडिंग में गैप के लिए आप ये प्रेफर करेंगे कि या तो रूल्स आपके पापा बनाएं या आप खुद बनाएं, हेल्प करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। सेम चीज़ हम लोग होने दे रहे हैं पॉलिटिक्स में। इतने ज़्यादा एजड सीनियर लीडर्स जब ऐसा कर रहे हैं, लॉज बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग गैप तो है ही। जो हम चाहते हैं कि 66% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की यंग है, उनके लिए जो लॉज बने, जो उनको अफेक्ट करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले लॉज बने, तो वो लॉज 80 ईयर्स 70 ईयर्स के लोग बनाएंगे तो यही तो होगा। तभी तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जाता है लॉज में। जब तक यंग लीडर्स खुद लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, यंग फेसेस नहीं दिखेंगे, तब तक हम लोग सिर्फ ब्लेम ही करते रहेंगे। हम लोग लॉ मेकिंग के प्रोसेस में जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो लॉज हमारे हिसाब से प्रॉपर बन ही नहीं पाएंगे। दैट्स द रीज़न कि यूथ का पॉलिटिक्स में आना सिर्फ एक चॉइस नहीं, एक नेसेसिटी है। किसी भी कंट्री की पार्लियामेंट उस कंट्री की सिचुएशन का रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर हमें अपनी कंट्री की सिचुएशन को बेटर करना है तो हमें किसी ग्रास रूट से स्टार्ट करना होगा। देखिए, हर चीज़ में अगर इंडिया को बैलेंस बनाना है तो पार्लियामेंट में भी बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस और यंग एनर्जी का बैलेंस, यह बैलेंस जब तक नहीं आएगा तब तक पार्लियामेंट में रिफॉर्म नहीं आ सकता। जब तक पार्लियामेंट में रिफॉर्म नहीं आएगा तब तक लॉज बेटर नहीं बनेंगे। जब तक लॉज बेटर नहीं बनेंगे तब तक कंट्री बेटर नहीं बनेगी। और इसमें किसी और सेकेंडरी पर्सन से ज़्यादा आपका और मेरा रोल है। याद रखिए, यूथ भले ही ये सोचती हो कि पॉलिटिक्स उन्हें अफेक्ट नहीं करता, बट पॉलिटिक्स से हर कोई अफेक्ट होता है। इट्स टाइम कि हम ये डिबेट को छोड़ें और पॉलिटिक्स से अफेक्ट होने के बजाय पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करें। विद दैट नोट, आई विल रैप दिस वीडियो। लीव योर थॉट्स इन कमेंट्स, thumbs up if you like my content, subscribe if you haven't already. Thanks for watching. Jai Hind, peace.